तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा सोशल साइंस। सोशल साइंस माने तो हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम लेकर आ चुके हैं यहाँ पर 25 से 30 प्रश्न, ठीक है, वो भी सब्जेक्टिव। आप लोग कितना दिन से कमेंट कर रहे थे सर सब्जेक्टिव लेकर आइए, गेस क्वेश्चन लेकर आइए, तो हम गेस क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और जो भी विद्यार्थी का सपना है 450 मार्क्स लाना, वो इस वीडियो को पूरा का पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन हम लेके आए हैं गेस क्वेश्चन पेपर, जो आप लोग एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रश्नों को आप लोगों को याद रखना है, याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है वो भी मैं बता दूंगा, और इसका पीडीएफ कैसे लेना है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोगों को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को समझ लेना है। और बिल्कुल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 अंक का स्तरीय प्रश्न है, ठीक है। और ये 2 अंक भी है और यहाँ से 5 अंक भी दे सकता है एग्जाम में आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान से पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है। और पसंद आएगा तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और कमेंट आप कर दीजिएगा कि इस वीडियो को कहाँ से, किस जिले से इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। ये फर्स्ट ऑल जो है ना पहला क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ध्यान से सुन लीजिए, और जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग को कम से कम घर बैठकर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग के दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद एग्जाम देने जाइएगा तो बिल्कुल 95 प्लस मार्क्स आप लोग को 100% आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए उत्तर है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया था। वह रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहा था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1862 में बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना, ठीक है। कितना बना था? तो 1862 में बिस्मार्क जो है वो पर्सा का चांसलर बना। उसके बाद देखिएगा कि चांसलर के रूप में सर्वप्रथम उसने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की, ठीक है। उसके बाद में देखिए वह रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, ठीक है। मतलब मैंने आप लोग बताया था कि ब्लड ऑफ आयरन मैन के नाम से हम लोग किन्हें जानते हैं, तो बिस्मार्क को जानते हैं, ठीक है। और इटली के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका था, ठीक है। ये सब जो पॉइंट है वो आप लोग को लिखना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छा अंक मिलेगा, ठीक है। वो 2 अंक में हो या फिर 5 अंक में हो, ठीक है। और देखो इस प्रकार से आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हो कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? तो बिस्मार्क का था। तो देखो सब्जेक्टिव पढ़ने से होता है आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल जो हम सब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं वो एनसीईआरटी पर बेसी आधारित है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अवश्य देखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए, अतः उसने डेनमार्क यानी कि 1864 में ऑस्ट्रेलिया 1864 में डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर देख सकते हो 1866 और सेडावा का युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद में तथा यहाँ पर देख सकते हो तथा फ्रांस फ्रांस 1870 में सीडोन का युद्ध हुआ था और को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था। देखो यहाँ पर कितना आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर उसने डेनमार्क 1864 में और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया 1866 से सडेवा का युद्ध और तथा फ्रांस का युद्ध 1870 में सिडॉन का युद्ध हुआ था, को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया था। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना है, ठीक है। अगर ये 2 नंबर में रहेगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर में रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, इस जो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़ लेना है एक बार कम से कम, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर देखिएगा कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। चलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो देखो उत्तर है कि साम्यवाद ने समाजवाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। इतिहास की आर्थिक भौतिक विवेचना पर मार्क्स ने बतलाया कि मानव इतिहास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करने के लिए 2 वर्गों यानी कि पूंजीपतियों तथा श्रमिकों में संघर्ष की कहानी है। इसमें अंतिम विजय श्रमिकों को की हुई होगी और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी तथा सर्वहारा वर्ग की विजय होगी, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर प्रश्न, ये देखिएगा सारे केस प्रश्न है, ठीक है। तो इस सारे प्रश्नों को आप लोग को देखकर ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। रूसी जो क्रांति हुई थी उनके 2 कारणों का वर्णन करना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण था कि सामाजिक तथा आर्थिक। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। अतः किसान मजदूरी जारशाही के विरुद्ध बन गए। उस
रूस की विभिन्न आर्थिक स्थिति भी दुर्लभ थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने था और विभिन्न युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इसे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। ये दो कारण यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर प्रश्न है, देखिएगा कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसा प्रभावित किया। तो चलो यहाँ पर देखो, रूस की क्रांति के विश्वव्यापी प्रभाव पड़े। चलिए तो पहला प्रभाव है सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। उसके बाद में देखोगे दूसरा है कि रूस के समान अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। उसके बाद में 3 नंबर में कि विचारधारा के आधार पर विश्व और यूरोप 2 खेमों में विभक्त हो गया। उसके बाद में है कि अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में है 5 नंबर में कि शीत युद्ध आरंभ हुआ। उसके बाद में देखो कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ तथा उपनिवेश मुक्ति आंदोलन को बल मिला, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से रूसी क्रांति के पूरे विश्व में एक प्रभाव पड़ा था और ये सारे प्रभावों को यहाँ पर लिखा गया है। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखिए कि लेनिन की नई आर्थिक नीति यानी कि मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसा समझौता था। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो उत्तर दिया गया कि साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया और व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे स्पष्टतः यह नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, ठीक है। तो ये हो गया लेनिन की नई आर्थिक साम्यवादी सिद्धांतों के साथ कैसा समझौता था, ये हो गया 5 नंबर का उत्तर। अब देखिए 6 नंबर में दिया गया है कि हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे इसका उत्तर, और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है भी इंपॉर्टेंट है, गेस प्रश्न है हिस्ट्री से। चलिए तो यहाँ पर देखिए उत्तर है कि यह आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी था। यह आंदोलन 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ। इसका प्रभाव सबसे अधिक मेकोंग डेल्टा में था। इस आंदोलन को आरंभ करने वाला हुनुई फू सो था। यह लैंगिक शक्तियों में भी विश्वास रखता था तथा समाज सुधारक था। यह आंदोलन राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जुड़कर उपनिवेशवाद विरोधी बन गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइपिंग प्रॉब्लम है। उसके बाद देखिए हुई इन फूसों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर कार्रवाई की, ठीक है। ये हो गया 6 का हमारा हुआ आंदोलन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इतना लिखिएगा। उसके बाद में 7 नंबर प्रश्न है, देखा कि देखो हिस्ट्री से हम जो प्रश्न आप लोग बता रहे हैं इस सभी प्रश्नों को आप लोग को याद रख लेना है, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हो उत्तर दिया गया कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी सरकार वियतनामी यानी मजदूरों से बगानों फार्मों एवं खदानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाती थी। यह अनुबंध मालिकों और मजदूरों के बीच होता था। अनुबंध में सभी अधिकार मालिक के हाथों में सुरक्षित थे। श्रमिकों को कई अधिकार नहीं दिया गया। काम जो है पूरा नहीं करने पर मालिक मजदूरों को दंडित कर सकते थे एवं जेल में भेज सकते थे। उनकी स्थिति गुलामों के समान थी। तो देख लो वही है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से लिखना है आप लोगों को। इसमें जो है वो मालिक मजदूरों को काम करवाते थे और काम नहीं करने पर उसको दंडित करते थे और वो जेल भी भेज सकते थे। चलिए तो ये सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर देखोगे, उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखोगे दिया गया कि अमेरिका हिंद चीन में कैसा दाखिल हुआ, चर्चा करें। तो अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। तो उत्तर यहाँ पर देखोगे दिया गया कि अमेरिका दक्षिणी वियतनाम और हिंद चीन में बढ़ते साम्यवादी प्रभाव को रोकना चाहता था। यह पहले से ही वहां आर्थिक और सैनिक सहायता दे रहा था। राष्ट्रपति केनेडी के शासनकाल में 1962 में अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम में सेना भेजकर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लिया। ये क्या हुआ, तो अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करना है।
तो ये हमारा उत्तर हो गया। इस सारे प्रश्नों जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ के ही जाइएगा, तभी आप लोग को अच्छा अंक आ पाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा हिस्ट्री से प्रश्न, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हो ची मिन्ह का संक्षिप्त वर्णन करना है आप लोग को। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देख के जाइएगा। उत्तर है कि हो ची मिन्ह 1890 से 1969 वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने नेतृत्व में वियतनाम ने फ्रांसीसी आधिपत्य से मुक्त पाने के लिए लंबा संघर्ष किया। वे आरंभ से ही समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वो कैसे थे? तो आरंभ से ही वो कैसा विचारधारा का था? तो वो साम्यवादी विचारधारा का था। कौन? तो हो चिन मिन्ह, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का, उन्होंने देखो यहाँ पर, उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि वियतनाम कोंग सैन डेंगे तथा लिंग वार दी इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम यानी कि वियत मिन की स्थापना कर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हो चिन मिन्ह जो है वो कौन कौन से कम्युनिस्ट पार्टी किया था? तो वियतनाम कोंग सैन देंगे तथा लिंग वार द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, ये जो है वो स्थापना मतलब स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की एवं इसके अध्यक्ष बने। हनोई समझौता के अनुसार वियतनाम के गणराज्य का दर्जा मिल गया। उसके बाद देखिए, बाद में वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ने के बाद भी वे अपनी मृत्यु तक राष्ट्रीय आंदोलन से सक्रिय रहे। मतलब वो अपने मृत्यु तक जो है ना वो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया हो चिन मिन्ह का संक्षिप्त परिचय है। यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से आप लोग उनका संक्षिप्त परिचय दे सकते हो। ये 5 नंबर में मैं आप लोग को दिया हूँ, ठीक है। अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको शॉर्टकट में आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए। पहले 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों किया गया। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर करना है। तो देखिए उत्तर, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रण करना था। 1919 में राजद्रोह समिति की अनुशंसा पर यह एक्ट पारित किया गया था। इसके अनुसार संदेश के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर विशेष अदाल क्या लिखा है ये, अदालत, हाँ, अदालत में मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता था। विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती थी। भारतीयों में इस अधिनियम की तीखी प्रतिक्रिया हुई। इसे काला अधिनियम कहकर इसका विरोध किया गया। इसी कानून के विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। इसी के विरोध जो है ना, ये जो विरोध हुआ था वो काला अधिनियम कहकर इसका विरोध जो किया था, उसी के कानून के विरोध में क्या परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हुआ था, ठीक है। कब हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 में 1919 में इसका जो विरोध किया गया था, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक पढ़े। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य जो था वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नियंत्रित करना था, ठीक है। जो भारत में क्रांतिकारी का विरोध करना था, ठीक है। देखिए 1919 में राजद्रोह समिति की अनुशंसा पर एक एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार संदेश के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर विशेष अदालत में मुकदमा चलाकर दंडित किया जा सकता था, ठीक है। तो ये जो है रॉलेट एक्ट, इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या समझते हैं। चलिए देखिए, मैं आप लोग बता रहा हूँ कि हिस्ट्री से अगर जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं अगर वो बना लेते हैं तो हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में ज्योग्राफी से, ठीक है, मतलब सोशल साइंस में हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन छाट कर लेकर आऊँगा। हर एक वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ना, तो 95+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आप लोग का, ठीक है। प्रैक्टिकल लोड कर ले होकर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन एक एकत्रित सभा में रॉलेट एक्ट एवं पुलिस की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रही थी। सभा की कार्रवाई के बीच में ही अमृतसर का सैनिक कमांडर जनरल डायर वहां पहुंचा और प्रवेश द्वार बंद कर निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए तथा हजारों लोग जो है वो जख्मी हुए। तो
इसी जो यही जो है ना बात, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आने वाला है आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, तो ये पूरा देख सकते हैं, ये 5 नंबर भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद में देखिए यहाँ पर 13 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखेंगे। देखिए कि आंदोलन जन आंदोलन था, कैसे व्याख्या करें। आंदोलन जो था वो जन आंदोलन था, कैसे व्याख्या करना है। चलिए उत्तर है कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता के अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। श्रमिक वर्ग की भी इसमें भागीदारी रही। इस प्रकार यह पहला जन आंदोलन बन गया। कौन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि चौरी चौरा घटना के विषय में आप क्या समझते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को आप लोग को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका उत्तर समझना है। चलिए तो देखिए उत्तर है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पुलिस ने निशस्त्र प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इससे प्रदर्शनकारी उग्र हो उठे और पुलिस ने भाग कर थाना में शरण ली। मतलब देखो, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी जो मतलब वहाँ पर जो मतलब प्रदर्शनकारी जो थे, ठीक है, उन पर गोली चलाया था, तो प्रदर्शनकारी जो है उग्र हो गए थे। ठीक है, यानी जो धरना पर बैठा था ना लोग, वो उग्र हो गया था और पुलिस उसके डर से कहाँ पर भागकर लुकाया था, तो थाना में शरण लिया था और भीड़ ने थाना में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल मरे और गांधी जी इस घटना में दुखी हो गए। उन्हें लगा कि जनता अभी व्यापक असहयोग आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। अतः 11 फरवरी को उन्होंने आंदोलन बंद करने की घोषणा की तथा 12 फरवरी को कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी के निर्माण को स्वीकार कर लिया। इस कांग्रेस का युवा वर्ग यानी कि क्षुब्ध हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यह राष्ट्र के दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं था। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों का कारावास दिया गया। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो चौरी चौराहा कांड। ठीक है, घटना। तो इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, जो हम प्रश्न बता रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक कि गांधी जी ने नमक कानून क्यों भंग किया। तो गांधी जी ने नमक कानून क्यों भंग किया था, इसका क्या परिमाण हुआ, ये प्रश्न आप लोगों से पूछेगा एग्जाम में, तो आप क्या उत्तर दीजिएगा। चलिए हम बताते हैं। देखिए, सरकार ने नमक के व्यापार पर कर लगा रखा था, साथ ही इसके व्यक्तिगत ढंग से उत्पादन करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। इससे लोगों में व्यापक असंतोष था। ठीक है, सरकार ने नमक के व्यापार पर कर लगा रखा था। क्या लगा रखा था, तो कर लगा रखा था, और साथ में ही उसके व्यक्तिगत ढंग से उत्पादन करने पर भी प्रतिबंध लगा रखा था। मतलब ये व्यक्तिगत ढंग से उत्पादन भी नहीं करना है और जो उत्पादन होगा उसमें कर लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए तो इससे लोगों में व्यापक असंतोष था, ये अच्छा सरकार नहीं कर रही है। ठीक है, तो गांधी जी ने नमक कानून को ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू मानते थे। ये दमनकारी पहलू मानते थे गांधी जी, इसीलिए इस कानून को भंग कर वे समाज के सभी वर्गों को एकजुट करना चाहते थे। अतः नमक कानून भंग कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि 1930 आरंभ कर दिया, और 1930 में क्या हुआ था, तो डांडी आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया है कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रश्न बता रहे हैं वो किताब द्वारा एनसीईआरटी से चुनकर बता रहे हैं, जो आप लोग के एग्जाम में सीधे सीधे आएगा, तो आप लोग वहाँ से लिख कर आइएगा, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सब सब्जेक्ट को हम बताएंगे। ठीक है, गेस क्वेश्चन तो आप लोग रट के जाइएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गांधी लिखा है ना, तो गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली एक्ट के विषय में आप क्या समझते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए उत्तर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय इरविन ने गांधी जी से समझौता वार्तालाप आरंभ की। फलतः 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली एक्ट हुआ। सरकार ने दमन चक्र बंद करने तथा राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने का आश्वासन दिया। बदले में गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। वे
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर भी तैयार हो गए। ठीक है, यही था गांधी इरविन समझौता। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ दिल्ली एक्ट में। ठीक है, देखिए वो किसके किसके साथ में हुआ था, तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय इरविन इरविन ने गांधी जी से समझौता वार्ता आरंभ की। वायसराय, ठीक है, इरविन, याद रखिएगा, वायसराय इरविन ने गांधी जी से समझौता आरंभ किया था 5 मार्च 1931 को। और इस आंदोलन में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। जो चौरी चौराहा कांड में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो रद्द किए थे, वो फिर वापस ले लिए थे, याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए, और उसके फलस्वरूप उन्होंने जो जो बंदे थे, ठीक है, उसको छुड़ाने का आश्वासन दिए। ये चीज़ ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता, इस ये भी प्रश्न भी आई है, तो सारे प्रश्नों को आप लोग को देख लेना है। देखो, जेनेवा समझौता 1954 का हिंद चीन के इतिहास में एक क्या महत्व है। चलिए, तो इस प्रश्न को देखिए फटाफट से। देखिए उत्तर है कि जेनेवा समझौता द्वारा, पहला में है लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए। दूसरा है कि वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में कर दिया गया। देखो, उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन्ह की सरकार को मान्यता दी गई और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी रही। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर पॉइंट देखोगे कि 1956 में वियतनाम में आम चुनाव करवाने की व्यवस्था की गई और जेनेवा समझौता ने पूरे हिंद चीन में राजनीतिक अशांति ला दी और लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, तो जेनेवा समझौता से क्या हुआ था, तो इतना आप लोग को याद रखना है कि जेनेवा समझौता में लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र कर दिया गया था इस समझौता के दौरान। और वियतनाम का विभाजन कर अस्थायी रूप में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में कर दिया गया। जो वियतनाम था इसको विभाजित कर दिया गया था, यानी कि 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था जेनेवा समझौता के दौरान। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कर दिया गया था। और उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन्ह की सरकार बना दी गई थी और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बना दी गई थी। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखो 1956 में वियतनाम में आम चुनाव कराने का व्यवस्था किया गया और जेनेवा समझौता ने पूरे हिंद चीन में राजनीतिक अशांति ला दिया था। जेनेवा समझौता ने पूरे हिंद चीन में जो है ना वो राजनीतिक अशांति ला दिया था। ठीक है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, जो वियतनाम था इसको 2 टुकड़ा में बांटा गया था। ठीक है, इसके चलते लाओस, कंबोडिया सब में जो है ना वो गृह युद्ध छिड़ गया था। चलिए, जेनेवा समझौता में। तो उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में देखो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, दिया गया है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का परिचय दीजिए। चलिए, तो रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का परिचय देना है। तो चलिए उत्तर देख सकते हो, ये घातक रासायनिक हथियार थे जिसका उपयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया। नापम में गैसोलीन मिला रहता था जो ज्वलनशील होकर त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। एजेंट ऑरेंज खतरनाक जहर था। उसे जिन जिन ड्रोमों में रखा जाता था उन पर नारंगी ऑरेंज रंग की पट्टियां बनी होती थी। इसके इसके उपयोग से धन जन की भारी हानि हुई। अमेरिका ने व्यापक रूप से एजेंट ऑरेंज का छिड़काव वियतनाम में किया और इसके प्रभाव से जंगल और फसल नष्ट हो गए तथा जनजात विकलांगता उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा जो एजेंट ऑरेंज जो था ये खतरनाक क्या था बाबू, तो खतरनाक था, खतरनाक जहर था। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आएगा एजेंट ऑरेंज के बारे में, रासायनिक हथियार बारे में, तो वो इतना आप लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आएगा तब बताओ क्या लिखोगे। चलो, तो हम बताते हैं, आप लोग को ध्यान से सुनना है। देखो उत्तर है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध से, ठीक है ना, उत्तरार्ध से उत्पन्न उत्पादन में नई तकनीक और मशीनों का व्यापार आरंभ हुआ। मानव श्रम के स्थान पर मशीन उत्पादन कर काम करने लगी। उत्पादन की यह नई प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप
कुटीर उद्योग का स्थान कारखानों ने ले लिया। उत्पादन में वृद्धि हुई। बृहद पैमाने पर उत्पादन होने से बड़े बाजार की आवश्यकता हुई। इससे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अधिक औद्योगिक औद्योगिक व्यवस्था के प्रमुख स्तंभ बन गए। किसी देश के आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकरण प्रेरक तत्व है। ठीक है, तो क्या है, तो अधिकरण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आप लोग को साफ साफ लिखा है कि 18वीं सदी से उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्पादन में एक नई तकनीक और मशीनों का व्यापार आरंभ हुआ। ठीक है, जब मशीन का आरंभ हो गया था 18वीं सदी से, तो एक जो है ना, ये उत्पादन में एक नई तकनीक और जो है वो मुनाफा होने लगा। मानव श्रम के स्थान पर मशीन जो है वो काम करने लगे थे। ठीक है, जिससे उत्पादन की जो है ना वो क्या हो गया, उत्पादन में वृद्धि होने लगी। तो अधिकरण से यही हम लोग समझ रहे हैं कि 18वीं सदी जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, उत्पादन में एक नई जो है वो बदलाव सामने आई, जिससे जो श्रमिक हैं यानी कि जो मानव हैं, वो जो किसान हैं, उनके बदले जो है मशीन काम करने लगी। ठीक है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होने लगी। ठीक है, जिससे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग अधिकरण व्यवस्था में एक प्रमुख स्तंभ बन गया था, जिससे देश आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकरण में प्रेरित होने लगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दिया गया 19 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक तथा प्रशासनिक स्तंभ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, ये भी प्रश्न आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। तो चलिए, उत्तर है कि इस संदर्भ में ग्रामीण और शहरी बनावट में दो मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। पहला अंतर है अर्थव्यवस्था। चलिए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि जन क्रियाकलापों से संबंध रखती है। चलिए, उसके बाद में जबकि शहर उद्योग, व्यापार और नौकरी पेशे में लगे लोगों के केंद्र होते हैं। मतलब जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो कृषि जन इत्यादि पर निर्भर रहते हैं, और जो शहर उद्योग होते हैं तो व्यापार नौकरी पेशों में लगे रहते हैं। ठीक है, और शहरी अर्थव्यवस्था जो होता है मुद्रा प्रधान और आर्थिक गतिशील होती है। चलिए, उसके बाद में देख सकते हो दूसरा पॉइंट है कि जनसंख्या का घनत्व क्या। तो चलिए, तो जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर देखो, शहरों एवं नगरों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो ग्रामीण इलाकों से अधिक होती है। ठीक है, शहरों में मकान सुनियोजित ढंग से बने रहते हैं और उनकी साफ सफाई, रोशनी, साफ सफाई, सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, और ग्रामों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ग्राम में भी जो है होशियार होने लगा है वो शहर में जाकर रहने लगा है। ठीक है, जिससे शहर की जो जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, और शहर में जो है वो सारे सुविधा उपलब्ध होते हैं और गाँव में वो सारे चीज़ उपलब्ध नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन है, देखा कि शहर किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो चलिए, शहर जो है वो किस प्रकार की क्रियाओं के केंद्र होते हैं। देखो, शहर गैर कृषि आर्थिक क्रियाकलापों के केंद्र होते हैं। शहरों में गांवों से रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग आकर निवास करते हैं। वे सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों में काम करते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से व्यापार भी करते हैं तथा उनका उद्योग चलते हैं। नगरों में प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां भी होती है। शहर राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर 20 का। चलिए, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिरमिटिया मजदूर पर क्या एक टिप्पणी लिखना है। गिरमिटिया मजदूर पर एक टिप्पणी लिख देना है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशिक देशों के वैश्य श्रमिक थे जिन्होंने अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया गया। अनुबंध के आधार पर उन्हें 5 वर्षों तक मालिक के साथ काम करना आवश्यक था। इसके बाद ही वे स्वदेश लौट सकते थे। इस अनुबंध व्यवस्था में एक नई दास प्रथा को जन्म दिया। इन्हें पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस इत्यादि देशों में ले जाया गया। इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था, और 1921 में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था था वो बंद कर दी। ठीक, गिरमिटिया मजदूर जो है ना, गिरमिटिया मजदूर उपनिवेशिक देशों के वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया जाता था। ठीक है, चलिए, वो 5 वर्षों तक मालिक के साथ काम करना आवश्यक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गिरमिटिया मजदूर है ना, ये याद रखिएगा, एग्जाम में 100% आएगा वो। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, ये सारे 5 नंबरिया हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो सारे प्रश्न हैं ये 5 नंबर को आप लोग को आएंगे। ठीक है, तो
ये जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा प्रश्न और बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए देख लो, मैं आप लोगों को कितना प्रश्न बता दिया, तो 21 प्रश्न इस वीडियो में बता दिया। ज़्यादा बता देंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक और से देखिएगा, ठीक है। और यहीं से आप लोग के एग्जाम में प्रश्न आएगा। इस वीडियो को जो छोड़ दिया होगा वो बहुत पछताएगा लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो देखते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। 6207032720, ठीक है। इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा अगर आप लोग व्हाट्सएप में हमारे जुड़ जाएंगे तो, ठीक है। और डेली लाइव क्लास करेंगे तो और भी आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।